हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर देखा कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, किस किस तरीके से रूरल एरिया को डेवलप किया जा सकता है। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने सोर्सेज देखे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं जो रूरल एरिया के लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं, यानी कि उधार दे सकते हैं पैसे, ताकि वो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड्स खरीदें और खेतीबाड़ी करके अच्छी हार्वेस्टिंग करके उनको उनका पैसा लौटा सकें। आज हम बात करेंगे क्लास डाइवर्सिफिकेशन की और एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब कुल मिलाकर ये है, जहाँ पे अनाज उगाया गया है वहाँ से अनाज उठ के हमारे टेबल तक, हमारे घर तक पूरे को पूरे पैकेट फॉर्म में पूरा पॉलिश होके हर चीज़ होके फिनिश होके हमें मिलता है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो भी काम हुआ है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है। The agriculture marketing system refers to system through which agriculture product reach to our table. It is a process that involve assembling, storage. देखो, अनाज को लेके स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो हमारे तक पहुंचाना, ये पूरा का पूरा काम कहलाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। क्लियर है क्लास यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, किसानों से अनाज खरीदते हैं डीलर, उसको क्लास ग्रेड करते हैं, उसके बाद उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, पूरा का पूरा जो भी वॉश करके या जो जो भी अंदर प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस करने का उसे पैकेट फॉर्म में रखते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं उसकी और क्लास तब जाके वो हमारे तक पहुँचता है और बीच में काफ़ी सारे लोग इंगेज होते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरी की पूरी मार्केटिंग को ही कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। अब किसान लोग बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसानों को मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, सबसे पहली बात, मैनिपुलेटेड बाय बिग ट्रेडर। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना क्लास, जो बड़े व्यापारी होते हैं जो किसानों से अनाज को खरीदते हैं, वो उसे मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वेट में चाहे प्राइस में। बहुत सारा अनाज खरीद लेते हैं, बहुत कम उनको पैसे देते हैं और जिसकी वजह से क्लास किसान तो मजबूर है। किसान कह रहा भी मैं गाँव से लेकर क्लास यहाँ पे 50 किलोमीटर उठ के सारा अनाज लेके आया हूँ, तो भैया मुझे बेच के ही जाना है, मैं कहाँ स्टोर करूंगा उसको, उसको बेच के ही जाना है। Prior to independence, farmers suffered from faulty weighing and manipulation of accounts while selling their products to trader. तो किसान जब अपना अनाज ट्रेडर को बेचता था तो उन्हें क्लास बहुत सारा मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ता था। दूसरा, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। किसानों के पास प्रॉपर मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर वर बाउंड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइस। क्योंकि उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये लोग लो प्राइस पे क्लास सारा का सारा अनाज बेच देते हैं। इनको आइडिया है ही नहीं ना कि हमारा अनाज कितने में बिक रहा है आगे ग्राहकों को। तो ट्रेडर क्या करते हैं क्लास, बहुत सस्ते दाम में इनसे इनका बहुत सारा अनाज ले लेते हैं। आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा, कई बार किसान को जो कॉस्ट है ना उसकी वो भी नहीं मिलती है। उसने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो कहता है भाई मुझे 90 में मिल जाए तो भी बहुत है, तो भी कम से कम मेरे को कुछ तो मिल रहा है। अगर मैं अभी भी वेट करूंगा तो ये सारा अनाज सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, गल जाएगा। कुछ सब्जियां अगर हैं, फ्रूट्स हैं, तो भैया मैं किसको आगे बेचूंगा। फिर मैं इसे लेके आया हूँ इतना खर्चा करके ट्रांसपोर्टेशन का, इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है रूरल एरिया में, आज की डेट पे भी नहीं है, तब की बात तो बहुत अलग है। तो उसे वापस लेके जाऊंगा तो मेरा और खर्चा बैठेगा। तो इसलिए क्लास ये मजबूरी में अपना अनाज जो है सस्ते रेट में बेच देते, क्योंकि बस इनके पास प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब किसान मजबूर है अपना अनाज या फिर अपने जो जो भी क्लास प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए लो प्राइस में, क्योंकि किसान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर है नहीं। फार्मर वर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइस बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस। तो बाद में उसको बेचेगा भी, स्टोर भी तो होना चाहिए। वो कह रहा नहीं, जब कल को प्राइस बढ़ जाएगा तब बेचूं। कहाँ स्टोर करेगा वो, कहाँ स्टोर करेगा, स्टोरिंग फैसिलिटी ही नहीं है अपने घर में, वो कितना स्टोर करेगा। तो उसे मजबूरन क्लास जाके मार्केट में बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको प्राइस का पता नहीं है। और क्लास जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं क्लास, वो मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उनसे सस्ते में अनाज वो खरीद लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम किसान की जो है और इसको सॉल्व करने के लिए क्लास बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं सरकार द्वारा, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जैसे मार्केट को रेगुलेट किया गया।
अभी तक मार्केट रेगुलेटेड नहीं था, अब सरकार ने नियंत्रण कर लिया कि भाई मार्केट रेगुलेटेड है, हम इसे कंट्रोल करें, किसी भी किसान का, ट्रेडर का, किसी का नुकसान नहीं होगा, सबके हित में बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रूरल एरिया में डेवलप करेंगे, वहाँ वेयर हाउसेस देंगे, सड़क अच्छी बनाएंगे ताकि इजीली अपना अनाज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप ले जाके बेच सको। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सब लोग क्लास मिलके जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब सब लोग मिलकर अपना अनाज बेचेंगे। अब सुनो मेरी बात, मैं अकेला अनाज बेचने गया तो मेरे से तुम कोई भी रेट चार्ज कर लोगे, लेकिन अगर हम तो 50 लोग हैं और हम सब बोलेंगे देखो भैया हम अपना अनाज इसी भाव में देंगे आपको, इससे कम में भी, हमें अपने अनाज का इतना कीमत चाहिए, अगर आप ट्रेडर्स लोग पैसा दे सकते हो तो ठीक है दो, नहीं तो हम आपको नहीं बेचेंगे, तो बेचारे ट्रेडर फंस जाएंगे ना। तो भैया ये लोग क्लास जो बोलेंगे इनकी बात माननी पड़ेगी, फिर तो कोई भी आपको अनाज नहीं बेचेगा, है कि नहीं। अगर मान लो मैं ग्राहक हूँ, मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, दुकानदार 50 रुपए मांगता है और सभी 50 मांग रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है 50 में खरीदना, समझ रहे हो। तो सब लोग मिलके क्लास क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और बहुत सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी क्लास आज हम बात करेंगे, सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से समझना क्लास, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी और ये कोर कंपोनेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। मार्केट को रेगुलेट करना, एक कमेटी बना दी जाती है जिसके अंदर एक इंसान होता है ट्रेडर में से, एक मेंबर होता है, एक मेंबर होता है क्लास फार्मर में से और एक सरकारी मेंबर, और तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या प्राइस होना चाहिए, कितने प्राइस में अनाज बिकना चाहिए। इन रेगुलेटेड मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज चेक बाय द मार्केट कमेटी। एक कमेटी बना दिया गया जो सरकार द्वारा अप्रूव होता है, जिसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार की तरफ से होता है, एक किसान की तरफ से, एक ट्रेडर की तरफ से। दिस पॉलिसी बेनिफिट फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। तो जिससे क्लास सारी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, आप अनाज कितने में ले रहे हो, आप कितने में बेच रहे हो, और क्या क्वांटिटी है, वजन वगैरह करना, हर चीज़ क्लास परफेक्ट तरीके से ध्यान रखा जाता है, किसी भी किसान का या किसी भी ट्रेडर का कोई भी नुकसान ना हो। इसके लिए कमेटी बना दी जाती है, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो गाँव में पक्की सड़क बनवाना ताकि किसान अपना अनाज इजीली आके बेच सके। इसके अलावा वेयर हाउस स्टोर बना लेना ताकि वेयर हाउस के अंदर ही लोग अपना अनाज जो है लंबे समय तक स्टोर कर सकें। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज द करंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी सच एज, अभी जो रोड्स है, रेलवे है, वेयर हाउसेस है, ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, हेंस गवर्नमेंट इंश्योर दैट इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली जो वीडियो अपलोड होती है क्लास वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, साथ में उसके बाद का जो पीडीएफ अटैच है वो भी आपको मिल जाता है, यानी जो नोट्स अटैच वो मिल जाते हैं, ताकि अपने नोट्स को आप आसानी से मेंटेन कर सको और अच्छे से क्लास खुद के नोट्स बना सको जो ईजिली आपको लर्न रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था मुझे बताओ, मार्केट को रेगुलेट कर दिया, रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है क्लास वर्गीस क्रेन का, ठीक है, सॉरी अगर मैं नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो वर्गीस कर्नेन ऐसी नाम है उनका। तो इन्होंने क्या किया क्लास, अमूल की स्टैब्लिशमेंट की, और अमूल बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है, इसको बोलते हैं मिल्क कोऑपरेटिव। और अमूल जो है क्लास, वो आपको पता है अमूल का जरूर आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा, डेयरी प्रोडक्ट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है इज अ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर प्रोडक्ट्स। तो फार्मर क्या करता है क्लास, सब लोग फार्मर मिलेंगे, सब अपना कॉस्ट को मिक्स करेंगे, सेल प्राइस लेके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग मिलके अनाज बेचेंगे कुल मिला के, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। फार्मर एज मेंबर ऑफ दी सोसाइटी बार्गेन वेल फॉर बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल। तो ये बोलते हैं भाई देखो हम सब मिलके बोल रहे हैं हमें 50 रुपए दो, नहीं तो हम में से कोई भी आपको अनाज नहीं बेचेगा। सारे गाँव के लोग मिल गए, बोला हम सारे लोग बता रहे हैं हम सबको आप इतना पैसे दो, हम सब लोग आपको इतना अनाज देंगे। एक फार्मर के साथ तो धोखाधड़ी कर सकते हो, इतने सारे फार्मर के साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, राइट। मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आपको पता है क्लास की धीरे धीरे गाँव के लोग क्या करने लगे, जो जिनके पास गाय भैंस थे वो लोग दूध निकालने लगे और दूध निकाल कर क्लास अमूल को देने लगे। अमूल ने क्लास सारा का सारा दूध लिया, ग्रेड किया और उसकी क्लास क्वालिटी टेस्टिंग की, उसके बाद अलग अलग जगह शहरों में दूध पहुंचाना सप्लाई किया, जहां दूध की सप्लाई की, दूध पहुंचाना चालू किया जहां पे क्लास गाय भैंस बेसिकली नहीं है, जिसकी वजह से क्लास गाँव के लोगों को भी अच्छी खासी इनकम मिलने लगी और ये एक सबसे बड़ा जॉइंट बन गया, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बन गया। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में ये 3 पॉइंट है, प्लीज इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि इससे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले इन्होंने एमएसपी सेट किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों से बोला गया कि आपने जितने का भी अनाज बनाया है हम उससे भी आपको ज़्यादा प्राइस देंगे और वो होगा मिनिमम। बेसिकली एमएसपी आपने अगर पढ़ रखा हो क्लास 11th में भी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रहता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वेयर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन किसानों को इक्विलिब्रियम से भी ऊपर प्राइस में क्लास उनको देंगे, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब ये जो प्राइस है ना ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम मतलब कम से कम तो तुम्हें हम इतना देंगे। मान लो 100 रुपये उनको चाहिए, 100 रुपये में खुश हैं वो, डिमांड सप्लाई बराबर है, लेकिन सरकार कहती है हम आपको 120 रुपये देंगे, एक्स्ट्रा हम आपको देंगे ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। अगर सोचो लोग खेतीबाड़ी बंद कर देंगे तो हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा? तो हमें अनाज के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, गरीब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सरकार क्या करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस रखती है, दैट इज कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस to protect the interest of the farmer, government fix the minimum support prices of agriculture product like wheat, rice, maize, cotton, sugar cane, pulses, etc. Such a price may be regarded as a offer price at which the government is willing to buy and the amount of grain of the farmers. ठीक है, तो यानी कि सरकार कहती है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हें कम से कम इतना पैसा देंगे ही देंगे। अब अगर तुम्हें कोई और तुम्हारे अनाज के इससे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो आप उसे बेच दो, ओके लेकिन ये हम देंगे आपको ताकि किसानों को फायदा हो सके। अब सवाल ये है कि ये खरीदती कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनसे अनाज खरीद के करती क्या है? बफर मेंटेन करती है। सेकंड इज मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक इकट्ठा करके रखती है कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउस के अंदर, ताकि कहीं भी देश के अंदर अगर फ्लड आता है, सुनामी आती है, अनाज की कमी होती है, कहीं फसल अच्छी नहीं हुई, कहीं बारिश अच्छी नहीं हुई, कोई भी क्लास अनहैपनिंग होती है तो सरकार इस अनाज का इस्तेमाल करती है। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज व्हीट एंड राइस टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। और जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना एमएसपी, हर सामान का नहीं होता, एक लिस्ट होती है प्रॉपर। कुछ ऐसा सामान है अराउंड, मतलब मैं याद करूं तो 30-40 के अंदर है, इन्हीं सामान इन्हीं चीज़ों को सरकार खरीदती है मतलब कि अच्छा प्राइस देकर। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड द ईयर ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज ड्यूरिंग शॉर्टेज। तो सरप्लस जब हुआ तब इकट्ठा कर लिया, कभी शॉर्टेज है तो सरकार इन अनाज को गरीबों को देती है। इवन क्लास इट हेल्प्स टू इंश्योर द रेगुलरिटी सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। अगर मान लो कभी सप्लाई बहुत कम हुआ तो प्राइस बढ़ जाएगा, भाई आज इतनी फसल अच्छी नहीं हुई है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे प्राइस मेंटेन करने के लिए भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज की सप्लाई को बढ़ा देती है, जो पहले मेंटेन कर रखा था बफर स्टॉक उससे निकाल के। कई बार सरकार इन्हीं अनाज को राशन की दुकानों पे बांटती है, इनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, उन राशन कार्ड में भी इनको बांटा जाता है, राशन कार्ड होल्डर को अनाज सस्ते दाम में या फ्री में दिया जाता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द पीडीएस इन आवर कंट्री ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप। फेयर शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटी लाइक वीट, किरोसिन, राइस, ऑयल, है ना, चना वगैरह, दाल, ये सारी चीज़ें क्लास किसान जो इकट्ठा कर रखा है ना यहाँ पे बफर, उसी से क्लास ये राशन बांटती है लोगों को ताकि गरीब लोगों को सस्ते में या फ्री में अनाज दिया जा सके। 3 पॉइंट, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहला एमएसपी से बफर स्टॉक मेंटेन करोगे, बफर स्टॉक से राशन बांटोगे, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसकी सप्लाई करोगे आप। ओके क्लास, तो ये 3 पॉइंट हो गया डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। देखो अब आजकल क्या हो रहा है, पहले किसान ट्रेडर को बेचता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल किसान डायरेक्टली मंडी में जाके सामान बेच सकता है, अपना अनाज बेच सकता है। एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग that has emerged as channel where farmer can directly sell their produce to the consumer. These channel are अपनी मंडी, like पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी है, हदासपुर मंडी पुणे, रिदु बाजार जो है वो क्लास वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड उजावर सैंडीज तमिलनाडु में है। अ नंबर ऑफ नेशनल and multinational chain are joining with the farmer by helping them to produce a better quality farm product। अब होता क्या है, KFC है,
बर्गर किंग है, सबवे है, मैकडॉनल्ड्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है जिनको सब्जियां चाहिए होती है। केएफसी के भी बर्गर वगैरह आते हैं, उसमें आलू डलता है, या फिर मान लो कि जो कैबेज है, और इसके अलावा कैरेट है, ठीक है, इसके अलावा शिमला मिर्च है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो इनको प्रोडक्ट, जैसे आटा बनाने वाली कंपनी आशीर्वाद आटा बनाती है, या फिर और बहुत सारे अलग अलग राजधानी है। तो ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली किसानों से कांटेक्ट करते हैं। मैकडी है तो मैकडी का जो बनता है ना, फ्राइसेस देखते हो मैकडी के या सबवे के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें वेजीज वगैरह डलती हैं, तो ये लोग ना क्या करते हैं, सीधे किसानों से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया हमें इस क्वालिटी का चीज़ चाहिए और इस क्वालिटी के ये बीज है। उनको सारी ट्रेनिंग दे देते हैं। किसान कहता है ठीक है, मट्टी पे मैं उगा के दे दूंगा आपको। तो फिर क्या करते हैं, ये मैकडी वाले उनको ऑर्डर दे देते हैं और उनसे आलू, जो आलू उनको चाहिए, ऐसा हर आलू में फ्राइज नहीं बनेंगे, आप घर पे बनाओगे नहीं बनेगा। और मैकडी के फ्राइज आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ, खा के देख लो, टेस्ट सेम मिलेगा। क्यों मिलता है टेस्ट सेम? क्योंकि इनके रॉ सेम है। तो रॉ सेम के लिए किसानों से ठेके ठेके पे उनको काम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया आप इतना हमें उगा के दो, हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आप हमें इतना उगा कर दो। पक्की बात है, हमें इतना चाहिए ही चाहिए हमको। फिर इससे क्या होता है, किसानों को जो किसान लोग हैं ना, उनकी एक अच्छी इनकम मिल जाती है, उनको अच्छा पैसा मिल जाता है इन इंटरनेशनल ब्रांड से। Here, a number of national and multinational chain are joining with the farmer by helping them to produce a better quality farm product. इनको गाइड करती हैं, इनकी तो रिसर्च की टीम बैठी होती है, क्लास अरबों की कंपनी है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं किसानों को, देखो भाई तुम्हें इसी कंडीशन में ये चीज़ उगानी है, राइट, बाई प्रोवाइडिंग सीड्स एंड अदर इनपुट एट सर्टन प्राइस। तो उनको बीज भी देते हैं, अभी किसानों को बीज देंगे, इस बीज से कितना आउटपुट निकलेगा उसका हिसाब भी लेंगे, सारा पूरा प्रॉपर तरीके से। इन दिस वे फार्मर विल हैव लार्जर मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस एंड विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस रिस्क। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इन जो ये क्लास जो जाइंट्स हैं, इनसे इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब सबसे बड़ी बात ना, हमारी कंट्री में ना एग्रीकल्चर ना बहुत क्राउडेड हो गया, सब खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्लास ये कहते हैं कुछ डाइवर्सिफिकेशन करो, कुछ और करो, सब अनाज मत उगाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इनका काम करो, ठीक है। बहुत सारे क्लास ट्यूबर क्रॉप है वो उगाओ। एग्रीकल्चर के अलावा क्लास नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो आप काम कर सकते हो, डेयरी का काम कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन करो। देखो कितने सारे डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है। Agriculture diversification refers to either a change in cropping pattern or the farmers opting non-farming options like poultry, farming, animal husbandry, etc. This practice allow the farmer to expand the production which help generate higher level of income. आप सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा ये भी करोगे तो आप higher level of income भी generate कर सकते हो। आपने देखा भी होगा गाँव में लोग खेतीबाड़ी तो करते हैं लेकिन साथ में पशुपालन का भी काम करते हैं। किसी ने कुछ जानवर पाल लिया, किसी ने क्लास मछलियाँ पाल ली, किसी ने मुर्गी पाल लिया, बकरी पाल ली, या फिर भेड़ पाल लिए, गाय भैंस पाल लिया, इन सब का काम करते हैं, ठीक है। या फिर आंगन में, बारी में कुछ ये लोग लगाते हैं, मान लो हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लास और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं क्लास जिनको उगाया जाता है, ट्यूबर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं जिनसे क्लास इनको अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती है। और फिर दूसरी बात, एक तो कुछ और उगाते हैं, दूसरा चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग का पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप को मिक्स करते हैं, कन्वेंशनल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में आगे बात करेंगे, हाई वैल्यू लो वैल्यू क्रॉप। मतलब ये खेतीबाड़ी करते हैं ना तो पैटर्न को चेंज करते हैं। अभी 3 महीने में कुछ और उगाया, फिर 3 महीने में कुछ और, फिर 3 महीने में रोटेट करते हैं उसको क्लास, ठीक, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इसको। अब बेनिफिट क्या होगा डाइवर्सिफिकेशन से, अब आप खेती बाड़ी के अलावा कुछ और करोगे या क्रॉप को रोटेट करोगे तो फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा क्लास यहाँ पे, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर, इट इंश्योर द फार्मर्स डू नॉट लूज ऑल देयर रिसोर्सेज इफ वेदर डज नॉट फेवर। देखो कभी कभी क्या होता है, वेदर ने, जो मौसम ने फेवर नहीं किया, यानी कि मौसम बिल्कुल बदल गया या फिर कुछ सुनामी आ गई, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, वो काम नहीं कर पाए रेगुलर बेसिस पे जो कर रहे थे, तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम तो होगा भैया, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके चलना पड़ेगा। सिर्फ खेती बाड़ी पे डिपेंड रहोगे और कभी फसल अच्छी नहीं हुई तब क्या होगा। तो इसीलिए क्लास एक एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती है। और फिर जब आप मल्टीपल क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हो ज़मीन पे, तो जब आप क्लास अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी करते हो, क्रॉप को रोटेट करते हो, तो पैदावार बढ़ जाती है, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो फसल की जो उपजाऊ है ना वो बढ़ जाता है और ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है। इवन क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो अगर आप कुछ और करोगे तो एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा, वो रूरल एरिया के लोग कुछ
एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन लाइज इन फैक्ट दैट इट इज इफेक्टिवली इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। भैया सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना फसल में वो भी बहुत कम हो जाएंगे अगर आप फसल में खेतीबाड़ी को मतलब खेतीबाड़ी करते समय क्लास अगर आप क्रॉप को रोटेट करोगे। तो ये सारे के सारे क्लास बेनिफिट्स हैं अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। अब तुम जो डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो उनमें तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इस साल हमारे सिलेबस में है, उसको पूरा पढ़ के इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट और बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दिया मैंने। जैसे क्लास आप ये पढ़ रहे हो ऐसी क्लास अकाउंट और बीएसटी भी खत्म करते चलो। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्लास। मैंने ठान ली है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। शायद क्लास आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन है कि कॉमर्स का एक एक बच्चा जो है वो मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास कराना है, उनका भविष्य बनाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करना यार प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में।